बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा होगा आपको, काफ़ी सारे चैनल नए हैं, जैसे आगे वाले लोग भी नए हैं, आपको नहीं देखा पहले, बाकी देखिए। आज यहाँ पे क्यों है सब लोग? आज का टॉपिक क्या है हमारा? PCOD दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? PCOS और PCOD क्या होता है? फुल फॉर्म पता है किसी को? पॉलीसिस्टिक ओवेन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेन सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको कहते हैं और डिजीज क्या होती है? डिजीज है कि कोई पर्टिकुलर चीज हमें किसी में मिली तो हमने कहा डिजीज है, ठीक है। और सिंड्रोम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे होके जब हमें कोई पिक्चर देती है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेन सिंड्रोम में और डिजीज में यही फर्क है। डिजीज में जो ओवी जो बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक वुमेन में क्या क्या होते हैं? क्या क्या पता है सबको? प्रेगनेंसी क्लास में किसने अटेंड की थी? प्रेगनेंसी की ऑलरेडी थी। तो बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पता है क्या क्या होते हैं वुमेन में? क्या क्या है बताओ? तभी तो हमारी चलेंगे ओवरी पे। मेन स्ट्रक्चर है यूट्रस, फिर उसके साइड में फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ओवरी अंडाशय इसको बोलते हैं। यूट्रस को कहते हैं हिंदी में गर्भाशय और ट्यूब को कहते हैं नलिया। जैसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में, वहाँ पे है इसके नीचे एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उन हार्मोन का असर हमारे ओवरी के ऊपर आता है, ओवरी से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस में कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से पीरियड्स होते हैं और ओव्यूलेशन भी ओवरी में होता है, ठीक है। PCOS और PCOD में इसी ओव्यूलेशन के ऊपर और पीरियड्स के ऊपर इफेक्ट आता है। मैम ही पूरी क्लासेस लेती हैं, जिसमें से 2-3 बच्चों ने तो कोर्स किए हुए हैं जो नेक्स्ट आगे के लिए इन्रोल कर रहे हैं उनके लिए पूरा हमारा प्रेगनेंट। बड़ा तो मैं करूँ पर मेरे दुख लग रहा है, पता लग रहा है तो भाई मैम सपना मैम थोड़ा साइड। अच्छा दिख नहीं रहा इधर की तरफ चलेंगे सपने की तरफ। PCOD एक बेसिक सा थोड़ा सा मैं जानकारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दे दूँगी। मेंस्ट्रुएशन एक हमारा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है किसी भी वुमेन की, वो कहलाती है 12 साल से लेकर 45 ईयर की एज ग्रुप, जिससे जो एज से स्टार्ट होता है पीरियड उसको मिनार्के कहते हैं, और जब वो स्टॉप होते हैं पीरियड किसी भी वुमेन के उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। बीच के पीरियड जो होता है मेंस्ट्रुअल एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, एक्टिव एज ग्रुप। मेनोपॉज लिखा है इसमें, बता दिया आपको, मेंस्ट्रुएशन मैंने बता दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल फेज मतलब कि जो ओवरी के अंदर एक एग बनना है, उसकी जो प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग होती है कि छोटा सा है, फिर इसमें सेल्स आते हैं, धीरे बड़ा होते होते 14 डेज के आसपास एक ओवा पूरा कंप्लीट बन जाता है फॉलिकल, जिसको कहते हैं ओवा एग। फिर वो 14 डेज में हार्मोन के इफेक्ट से रिलीज होता है बॉडी के अंदर। वही जो ओवा रिलीज हुआ है ट्यूब के थ्रू होते हुए यूट्रस में जाता है। वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी किसी ने करनी है, स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ओव्यूलेशन के टाइम के समय पे, ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जो ओवर रिलीज हुआ है वो ऐसे ही डिसइंटीग्रेट होता है 24 घंटे में। तो उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस ओवरी में होते हैं जो एक नेक्स्ट हार्मोन बनाते हैं
प्रोजेस्टेरॉन। हाँ ठीक है। उस प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट प्रेगनेंसी नहीं है तो धीमे धीमे 14 दिन में डिक्लाइन होता है। 14 दिन में डिक्लाइन होने के बाद मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, जिसमें पीरियड स्टार्ट होता है। जितने भी शेडिंग में चेंजेस हुए थे सारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। कि उसमें एक आपकी लाइनिंग बनी, फिर उसके अंदर वेसल्स इकट्ठी हुई, फिर वहाँ पे आपके हार्मोन के चेंजेस हुए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो साथ का साथ शेड हो जाता है एज ए मेंस्ट्रुअल ब्लड। ये पूरा साइकिल होता है। जिसमें पहला फेज फॉलिकुलर फेज, सेकंड वाला ओवुलेशन फेज जो सेकंड मिड पॉइंट पे आता है, देन थर्ड में आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, देन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन डाउन चला जाएगा और जो सारे चेंजेस हुए थे वो सब खत्म हो जाएंगे, और जितना ब्लड है जितने चेंजिंग हुए वो ऐसे सारे सेल टिश्यू मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में उसमें मेंस्ट्रुएशन में बाहर निकल जाते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। 14 to 28 डेज का एक साइकिल फिक्स साइकिल होता है। लेकिन जब ये इसमें तो पीसीओडी होते हैं, ओवुलेशन नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा, हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, तो जो चेंजेस होने थे ना कि पीरियड्स का जो ब्लड है वो आना है, वो सब नहीं होता। वो लाइनिंग थिकन होती चली जाती है और वहाँ पे फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो डिले साइकिल होती है। किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को बहुत थोड़े आते हैं, किसी को बहुत लेट आते हैं या आते ही नहीं है, कभी कभी तो बंद ही हो जाते हैं। ये एक छोटा सा ब्रीफ था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिवली बहुत सी चीज़ों को मिला के जो बहुत चेंजिंग बॉडी में होते हैं उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और एज मैंने आपको बताया एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज 12 to 51 जो जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है बिना के मेनोपॉज। देन पीसीओडी स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो ओवरी है, जनरली आपको मैंने बताया कि एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, एक एग बनता है, रप्चर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस की वजह से जो फॉलिकल है वो पूरा मैच्योर नहीं होता, रप्चर भी नहीं होता। बहुत छोटे छोटे फॉलिकल उस ओवरी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और रप्चर तो वो ही तो वो एक छोटे छोटे सिस्ट भरे हुए ओवरी के अंदर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है। इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये सिर्फ उसी के अंदर है, ओवरी के अंदर। अभी सिंड्रोम नहीं है। पीसीओडी होने का मतलब ये नहीं है कि ओवेरियन फाइंडिंग आई और कुछ और नहीं है कि हमको तो पीसीओएस हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिंपल यही फाइंडिंग है। ये नॉर्मल ओवरी जिसमें एक फॉलिकल डेवलप हुआ, रप्चर होगा, ये बहुत सारे फ्रूट भरे हुए सिस्ट बन गए, जिनको हमने कहा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाला डिजीज। ठीक है। अब पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है? पीसीओएस जनरली शुरुआत में पीसीओडी में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होने से ही फीमेल गायनोलॉजिस्ट तक चले जाते हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में है कि अगर वो ट्रीट नहीं किया गया तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है कि आपने जो प्रॉब्लम थी बॉडी में उसको इग्नोर कर दिया, आपने किसी से जाके कंसल्टेशन नहीं लिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो पीसीओएस में कन्वर्ट होने को लेट स्टेज आती है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। पीसीओडी में कॉमन है, आजकल तो हर 10 फीमेल में से एक लोग है। पहले सिनेरियो में अगर होता भी होगा, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता होगा, पहले की वुमेन में होता था, लेकिन आपने देखा होगा पहले गाँव में अर्बन में मेड नहीं होती थी, घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो झाड़ू पोछा भी खुद ही फीमेल्स कर रही हैं, फिर बहुत सारे खुद के काम भी खुद ही कर रही है, तो उनकी जो भागा दौड़ी थी ना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं था, तो वो चीज़ मास्क हो गई थी। प्रॉब्लम होती होगी लेकिन वो नहीं हो पाई, जिसका ट्रीटमेंट है कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, कोई डेफिनेट मैनेजमेंट इसका आज तक नहीं है। तो वो उस टाइम पे वो लोग एक्टिव रहते थे, तो ये चीज़ पता नहीं चलती थी। आजकल क्या है, फ्राइड फूड आ गया, डाइट भी गड़बड़ आ गई, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत सेडेंटरी हो गया, आराम ज़्यादा हो गया, पीसीओडी होता है, तो वो सब लेकिन बहुत कॉमन, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं कि हर तीसरा बच्चा आके ये बोलता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई, और अल्ट्रासाउंड में फाइंड किया जाती है। डेफिनेशन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ ओवरी विद इमेंशियल फॉलिकल, जो मैंने आपको बताया, ये इसमें भी जो मैंने भी सब बताया वो सब इसमें है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। अब पीसीओएस किसको कहते हैं? पीसीओडी की मैंने बताया कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें ओवरी में सिस्ट आगे मल्टीपल और हमें डायग्नोसिस लिख दिया कि पीसीओडी आया, लेकिन अगर उसके साथ हमें मिलता है कि एक रॉटरडम क्राइटेरिया है, अमेरिकन क्राइटेरिया, 3 में से अगर कोई भी 2 मौजूद हैं तो उसको पीसीओएस कहते हैं। क्या है वो? एन ओवुलेशन और ऑलिगो ओवुलेशन। एन ओवुलेशन मतलब अंडा नहीं बना,
या बहुत कम बन रहे हैं, इसका इफेक्ट सीधा सीधा किस पे पड़ता है मैंने भी बताया, साइकिल पे। इसी वजह से साइकिल या तो डिले हो जाएंगे या कम होंगे या बहुत ही लेट होंगे या नहीं होंगे। इसका इफेक्ट एनोवुलेशन ओलिगोओवुलेशन का वहाँ से दिखाई देता है कि पीरियड्स नहीं आ रहे, डिले हो गए, इरेगुलर हो गए, कम आ रहे, ज़्यादा हो गए। सेकंड है हाइपर एंड्रोजेनिक। हाइपर एंड्रोजेनिक क्या है? एंड्रोजेनिक मेल हार्मोन है जो जनरली मेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं। लेकिन इसके हमें दो जैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिकल। क्लिनिकल सिम्टम्स लिखे, क्या सिम्टम्स होंगे कि उसमें हर्षित कैसे कहते हैं, बाल, चिन पे बाल आना, आपके जो और भी जो जहाँ पे नॉर्मली फीमेल्स में नहीं होते वहाँ पे भी एक्सेस हेयर्स का होना, थोड़े मोटे मोटे थिक हेयर्स का होना, मैक्सिमम ज़्यादा यहाँ पे होते हैं चिन पे, इसके साइड में, जॉ लाइन के साइड में, तो वो भी आता है। इसका एक सिम्टम है ये हाइपर एंड्रोजेनिक का। साथ में आपके बाल झड़ रहे हैं, मेल पैटर्न ऑफ बालनेस, जैसे मेल्स में क्या होता है यहाँ से बाल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो फीमेल्स में भी वही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। आवाज़ का थोड़ा भारी होना, बॉडी का थोड़ा मैस्कुलाइन होना, ऑयली फेस होना जिसकी वजह से एक्ने हो जाना, मोटापा होना, ये सब एंड्रोजन ज़्यादा होने के बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं जो इसमें दिखने लगते हैं। अगर किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम है, साथ में इसके सिम्टम दिखने लगे, बाल ज़्यादा है या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक्ने हो गई है, तो सोच सकते हैं कि PCOS हो गया है। थर्ड आता है पॉलीसिस्टिक ओवुलेशन, जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड में दिखती है। कई बार हो सकता है सिस्ट ना भी दिखती है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन दो ही फीचर्स नजर आ रहे हैं कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी है और साथ में बालों और चेहरे पर बहुत बाल हो गए, तो हम इसको PCOS कहते हैं। अब कॉजेज, एग्जैक्ट कॉज किसी को भी नहीं पता। अगर कोई ये नहीं कह सकता कि PCOS क्यों होता है, सबकी क्यास ये कि हाँ क्यों हो सकता है, बस डेफिनेट ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है। अगर कहीं क्या करे, डेफिनेट ना ट्रीटमेंट है और ना डेफिनेट कॉज पता। सोच सकते हैं कि क्यों हो सकता है, एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता। एक जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है कि किसी के फर्स्ट रिलेटिव में अगर मम्मी या किसी मौसी वो ऐसे किसी को रहा हो अपने मेटरनल साइड में, तो बच्चों में चांसेस देखने को बढ़ जाते हैं कि हाँ उनमें भी होने के चांस रहते हैं। चाहे उन्हें मास्क का हो, मास्क जैसे तो एक्टिव रहे हों और एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, उनको दिखा नहीं, लेकिन आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आप में वो आ गया, जो आपको दिखने लगा कि आप पहचाने लगे कि हमने तो PCOS हो गया। सेकेंड ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी की वजह से भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, जिसका काम होता है कि आपने खाना खाया, उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको लिया उस हार्मोन ने और बॉडी के सेल तक पहुंचा के आपको एनर्जी दे दी। लेकिन जिनमें ओबेसिटी है या बॉडी में अंदर से ही जेनेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, तो बॉडी उस इंसुलिन पे काम नहीं करेगी, तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, बॉडी में इंसुलिन भी बढ़ जाएगा और जो साथ में ग्लूकोज था, क्योंकि इंसुलिन उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है उसके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी बढ़ गया, तो इसका मेन इफेक्ट डायबिटीज़ होना भी आ जाता है इसी वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। तो ओबेसिटी की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी हार्मोन गड़बड़ा जाता है सारा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया कि बैठे हैं, बैठे खा रहे हैं, TV देख रहे हैं, आपका लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में सिटिंग जॉब है, सुबह से शाम तक बैठे ही है, एक्टिविटी फिजिकल नहीं है। पुअर डाइट, आजकल डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, लोग फ्राइड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड, मोमोज, कुरकुरे, चिप्स और बर्गर, पिज़्ज़ा, देन जंक फूड और स्ट्रेस, सबको वर्क का प्रेशर है। फीमेल्स तो इतनी एक्टिव होगी जितने आजकल मेल्स हैं, उनको भी सुबह घर भी मैनेज करना है, फिर अपना जहाँ जॉब भी आती है वो भी मैनेज करो, उनको तो एक्स्ट्रा लोड हुआ ना, मेरे क्या मैनेज करना है, उनका तो वही है कि भैया हमें तो सुबह उसका काम करना नहीं, अपना तैयार होना है, काम निपटाना, जो भी अपना बेसिक काम किया अब चले गए ऑफिस, शाम को आए TV देखा, खाना खाया, तो बेसिक काम यही है। और जो फीमेल्स का क्या है, उनको तो एक्स्ट्रा लोड अपने सफल लिया ना उन्होंने घर भी मैनेज करना है, खुद को भी मैनेज करना है, जॉब पे भी जाना है, फिर वापस आके भी मैनेज करना है, बच्चे भी देखना, उनका स्ट्रेस तो बढ़ गया, तो इसलिए सब प्रॉब्लम भी हो गई। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मैंने बताया कि इसमें रेजिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ने से क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। इसी की वजह से जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ये सब, वो भी हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, तो साइटोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। फिर आपका इनफर्टिलिटी, एनोकुलेशन है, अंडा नहीं बना, अंडा लेट बना, पीरियड ठीक से नहीं हुए, बच्चे नहीं होंगे प्रेगनेंसी के बाद, उसमें शादी के बाद, मैरिज के बाद, तो ये इनफर्टिलिटी का एक रीज़न हो गया। और इन सब की वजह से ओबेसिटी भी हो गई।
इंसुलिन बढ़ गया, आपका एंड्रोजन बढ़ गया बॉडी में, तो ऑब्वियसली बढ़ गया। एक पूरा विशेष साइकिल होता है, सबके चलते ये सब प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म। ये जो मैंने पीछे से बताया कि इसका इफेक्ट है पूरा एनवायरमेंटल टॉक्सिक, जेनेटिक, गट डिस्बायोसिस, डाइट, लाइफस्टाइल, सबकी वजह से उधर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। जो LH हार्मोन मैंने आपको बताया था FSH, ये FSH हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और दो हार्मोन निकले, एक ल्यूटाइनिन हार्मोन, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH के नाम से ही पता चलता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से फॉलिकल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेशन देता है, इसका नाम है FSH। तो ये धीमे धीमे एक फॉलिकल है वो बड़ा होगा, ओवा बनेगा, इसलिए ये हार्मोन घट जाता है। अब हार्मोन घटेगा तो जो फॉलिकल थे वो बढ़ेंगे नहीं, वो छोटे 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 ही रहते जाएंगे, और इसकी वजह से फॉलिकल जब बढ़ता है तो हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, जो यूट्रस में भी कुछ चेंजेस करता है। उसकी जो थुकनिंग है, जो कहते हैं यूट्रस की झिल्ली, यूट्रस की लेयर, जैसे पीरियड्स की बात होती है, उसको बढ़ाता है। अब बहुत सारे फॉलिकल इकट्ठे हो गए, उनसे एस्ट्रोजन इकट्ठा हो गया, वो एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ गया, उस एस्ट्रोजन के बढ़ते जो एंडोमेट्रियम, जो मैंने यूट्रस बताया, यूट्रस की लाइनिंग भी बढ़ गई, ठीक है। तो FSH इसमें उसको एक नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा कि आपको बहुत सारा एस्ट्रोजन आ गया, नेगेटिव फीडबैक दिया होगा पिट्यूटरी पे, वहाँ से ल्यूटाइनिन हार्मोन जो ये देता है कि अब मुझे बढ़ना है और मुझे ओवुलेशन करके तो चीज़ों को सब कुछ हटा देना है, वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ फॉलिकल तो वो बढ़ेगी, FSH डाउन है, LH बढ़ गया। तो जब आपका PCOS की टेस्टिंग होती है ना, टेस्ट हम कराते हैं, उस टेस्ट में जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो तो आएगा आपका घटा हुआ, LH जो आएगा वो बढ़ा हुआ। ये जैसे कभी आपका कोई आपके क्लाइंट हो, वो अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाएं तो आप ये रेशियो देख सकते हैं कि LH FSH रेशियो, LH बढ़ा हुआ दिखेगा, FSH आपको घटा हुआ दिखेगा। और दूसरा हाइपर एंड्रोजेनिक, इसके टेस्ट क्या होते हैं, मैंने अभी सब आपको बताया था कि जो वहाँ पे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो बॉडी में इंसुलिन बढ़ा, ओवरी के ऊपर जो फॉलिकल बन रहे हैं, ओवरी की फॉलिकल समझ गए जैसे अंडा है, ये अंडाशय है, जैसे अंडे बन रहे हैं उनके फॉलिकल, तो उनकी लेयर्स होती है सेल, उसमें एक लेयर होती है थीका सेल, जो फॉलिकल बन रहा है हुआ जहाँ से लक्ष्य होगा, वो जो थीका सेल है इंसुलिन बढ़ने की वजह से उनके ऊपर वो इंसुलिन टारगेट करता है और वहाँ से आपका जो थीका सेल से एंड्रोजन बढ़ने लगते हैं, एंड्रोजन मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ फिर एक है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो लीवर से बनता है, वो घटना चालू हो जाता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का मतलब वो सेक्स हार्मोन को बाइंड करता है, लेकिन वो घट गया, वो भी बाइंड नहीं करेगा अच्छा हार्मोन को, जो मेल हार्मोन है। उधर से ओवरी ने भी हमारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बना दिया, तो बॉडी के अंदर कुल मिला के क्या बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेल हार्मोन बढ़ गए। थोड़े बहुत तो बनते हैं, लेकिन उसमें जो ओवरी है वो एरोमेटाइज करके बॉडी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बनने लगे और वो एरोमेटाइज हो नहीं पाएंगे। एक रिएक्शन होती है एंजाइम रिएक्शन, जिसके चलते चेंज होते हैं एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो, लेकिन यहाँ तो वो सब हो नहीं पा रहा क्योंकि एक्सिस इंसुलिन, एक्सिस एंड्रोजन तो इतना हो गया कि बॉडी में अंदर ब्लड में दिखने लगा। तो जब ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ा हुआ आएगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घटा हुआ आएगा, और इधर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है कि बॉडी को ग्लूकोज ले नहीं पा रही क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया बॉडी का इंसुलिन से, और इंसुलिन और बढ़ेगा। जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा वो भी ब्लड टेस्ट में आएगा, और उन सब की इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्लूकोज क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब हमारी बॉडी की ग्लूकोज को झेलने की क्षमता, एब्जॉर्ब क्षमता घट जाती है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस लो है, लेकिन इसका इफेक्ट है कि ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, टॉलरेंस। ये सारे कलेक्टिवली क्या करेंगे, PCOS जैसे क्लिनिकल फीचर पे मैंने आपको बताया कि हर्षितल बाल आएंगे, आपके एक्ने हो सकते हैं, बॉडी में फीमेल उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऑलिगो एनोप्लेशन पीरियड्स कम हो सकते हैं, वेट हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मेटाबॉलिक फीचर्स में यहाँ पे आपका जो ये ग्लूकोज लेवल जब ब्लड टेस्ट कराएंगे वो बढ़े हुआ है। अब पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई थी, इंसुलिन मैंने जो आपको बताया वही पिक्चर है। इंसुलिन एक्सक्रीटेड फ्रॉम पैंक्रियाज इज नीडेड फॉर ओवर मेटाबोलाइट ग्लूकोज, ये सबसे पहले भी आपको बताया था वही है कि इंसुलिन किसलिए चाहिए, ग्लूकोज को लेता है, सेल तक पहुंचाता है, एनर्जी क्रिएट करता है। यहीं पे सिस्टम गड़बड़ हो गया, ग्लूकोज अपडेट नहीं हो पाएगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा।
जिसको कहेंगे, और साथ में इंसुलिन भी पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए हाइपरइंसुलिन। इसकी वजह से फीकल सेल ऑफ ओवी ने एंड्रोजन ज़्यादा बनाया, जहाँ पे लीवर से डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हो गया, सब ने मिलकर बॉडी के अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दिया, मेल हार्मोन। इसी की वजह से कि हमारे पास बॉडी में हार्मोन हो गया, वो पिट्यूटरी को ऊपर करने की और मतलब दुनिया बैलेंस एक्सरसाइज की। ये जो हार्म एलएच है, इसका काम होता है इस हार्मोन को कंट्रोल करना, वो बढ़ जाएगा बॉडी का। सिम्टम मैंने आपको अभी बताया, पीरियड्स में क्या क्या हो सकता है, एब्सेंट साइकिल हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, ऑलिगोमेनोरिया मतलब कम होना, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग मैंने भी आपको बताया कि ये बहुत से मल्टीपल फॉलिकल ओवी के अंदर बन रहे हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन बन रहा है। उस एस्ट्रोजन का काम होता है यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाना। यूट्रस की लाइनिंग जब बढ़ेगी, फॉलिकल में फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकल रहा है, वो एस्ट्रोजन का इफेक्ट आएगा यूट्रस के ऊपर, यूट्रस की लाइनिंग बढ़ेगी, और जब भी पीरियड्स उनको होंगे हैवी तो लाइनिंग बढ़ गई, जिसको बोलते हैं थिकनेस यूट्रस की बढ़ जाना। और 28 डेज का जो साइकिल है वो 35 ईयर से ज़्यादा भी जाता है। एक्सेस फेशियल हेयर से कहते हैं हर्षिडिल, जो यहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं फीमेल में, उसको हर्षिडिल कहा जाता है। ऑयली स्किन होगी, एक्ने हो सकते हैं। एक होता है डार्क वेलवेटी डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको कहते हैं एटेंथोसिस नेग्लिजेंस। क्या होता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, किसी को भी देखना कोई मोटा सा है या आपको लगता है कि तो इसमें हो सकता है इसमें कैसे दिखेगा, जहाँ पे डार्क आए, एक थोड़ा सा बोलेंगे डार्क वेलवेटी, जहाँ पे ब्रेड सा करेंगे, बहुत डार्क एरिया होना चाहिए, नेक और नेक के नीचे, आर्म पिट में, ब्रेस्ट के नीचे। शुगर बढ़ने से भी होता है, शुगर से तो बढ़ गया, इंसुलिन गड़बड़ होगी ना बॉडी से। बॉडी में ग्लूकोज को ठीक करने का काम इंसुलिन का होता है, और जहाँ इंसुलिन लेवल गड़बड़ होने लगेगी वहीं पर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा, और जब ग्लूकोज यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ना, और जहाँ वो नहीं होता, ये सब जो पिगमेंटेशन है ना, यहाँ पे होना, आँख पे होना, डार्क डिस्कलरेशन, डार्क होगा यहाँ पे आपके ब्रेस्ट के नीचे में जो इंक्वाइनल फ्लोर होते हैं थाइस के बीच में, वहाँ पे, तो उसको कहते हैं एटेंथोसिस नेग्लिजेंस। और मेल पैटर्न बाहर यहाँ से बाहर, ये ऊपर जैसा किसी का पिक्चर है तो ये आएगा। और साथ में मूड स्विंग हार्मोन है ना, मेल जो हार्मोन बैलेंस बिगड़ेगा बॉडी के अंदर, तो मूड स्विंग्स भी होगी, मूड चेंजेस भी होंगे, डिप्रेशन भी होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, वीकनेस भी होगी, लेथार्जी भी होगा। ये सारी मैंने भी बताया, क्यों रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों होगा, क्योंकि बीपी भी हाई हो सकता है, डिप्रेसिविटी और हम इम्बैलेंस करते हैं, एंग्जाइटी भी रहेगी, जैसे टेंशन रहेगी, मैं तो ओबीज हो गई हूँ, या मैं ये प्रॉब्लम हो गई है, पीरियड ठीक से नहीं आया, तो एक मोरल जो वो होता है, मेंटल मेकअप भी डाउन होता है इसके लिए, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है यूट्रस की झिल्लियाँ बढ़ जाना, जो वो फॉलिकल बने उससे हार्मोन निकला, उसकी वजह से भी बढ़े, और जब ये ब्लीड करेगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम सीधा सा था कि एक ओवी नॉर्मली एक फॉलिकल को ग्रो करती है, वो एक ओवा बनता है, वही रिलीज होता है 40 डेज के आसपास, ओवुलेशन होता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतने सारे चेंजेस हैं बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया आपका, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब का इफेक्ट क्या हुआ कि जो ऊपर से हार्मोन आना था FSH वो कम हो गया। उसके कम होने की वजह से जो एक ओवा अच्छे से ग्रो करता, जितना उसको स्टिमुलस चाहिए वो नहीं हुआ, मल्टीपल बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रो करने की वजह से वो ढंग से कुछ भी नहीं हो पाया, ओवुलेशन हो ही नहीं पाया, तो बहुत से सिस्ट बन गए, और सिस्ट का साइज रहता है 2 से 9 mm, 1 सेंटीमीटर से नीचे, और 12 से ज़्यादा भी सिस्ट हो सकती है इसमें ओवरी में। ये चेंजेस अब तक इसमें हुए हैं, कुछ इसमें वो सिंपल अभी चीज़ होता है। मैम इसमें कैंसर होने की भी खतरा हो सकता है अगर पीरियड्स नहीं होंगे, झिल्ली बढ़ती रहेगी, और झिल्ली बढ़ती रहेगी तो फिर वो झड़ेगी नहीं, शेड नहीं होगी, तो चांसेस कैंसर के कभी कभी बढ़ जाते हैं। अगर बहुत चीज़ और लंबी चल जाए तो ठीक है, इसमें यूट्रस रिमूवल हो जाता है कई बार ऑपरेशन। कैंसर तो फिर बांटने से सबसे अलग मैनेजमेंट है ना, ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, डेफिनेट कॉज नहीं है, लेकिन अगर देखो इनफर्टिलिटी के बच्चे नहीं हुए कभी भी नहीं हुए, और बहुत मोटी है, तो उनमें चांसेस ओवल अपने आप ही एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूट्रस लाइनिंग का शेड होना भी जरूरी है। ये इसलिए अब एक मेट्रो आगे सर में पिक्चर कि क्या है, इसमें पिक्चर में होता है कि कोई कन्फ्यूजन, अब इसके हम कैसे पता करेंगे कि किसी को PCOS है, कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट वैसे मैंने बेसिक आपको काफ़ी मोटा मोटा बता दिया। हार्मोनल ब्लड टेस्ट, हार्मोनल ब्लड टेस्ट में मैंने आपको बताया था LH-FSH रेशियो,
LH रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, FH रेशियो डाउन हो जाएगा। और DHEAS में एक मेल हार्मोन है डाइहाइड्रोएपेंडिक्स, नाम रखने की याद में जो DHEAS ही कहते हैं इसको, इसी नाम से लैब टेस्ट में आपको दिखेगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये मेल हार्मोन। तीसरा टोटल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन जो ओवी ने बनाया है बॉडी में, टोटल भी बढ़ेगा फ्री में, क्योंकि इसको सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी कम हो गया, उसको बाइंड नहीं कर पा रहा, तो फ्री वाला भी बढ़ गया, टोटल भी बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो हाइपर एंड्रोजनिज्म है, तभी तो फ्लेयर्स आए। तीसरा डे 21 में प्रोजेस्टेरोन एक टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं, देखेंगे कि ओवुलेशन हुआ भी है, ये प्रेगनेंसी में काम आता है। तीसरा फास्टिंग, इंसुलिन लेवल क्या होगा, इंसुलिन क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी, शुगर क्या होगा, फास्टिंग और पोस्ट प्रेग्नेंट ब्लड शुगर लेवल देखते हैं, फास्टिंग इंसुलिन लेवल देखते हैं, HbA1c से ग्लाइकोडाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये भी बॉडी में 3 महीने तक ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ दिखाता है, इसको ये भी ग्लूकोज का टेस्ट किया। और अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे आगे ग्लूकोज टॉलरेंस है, जिसकी टेस्ट बता दी। पैल्विक अल्ट्रासाउंड टिश्यू का नीचे होती है, बहुत सारे फॉलिकल एक ही पर्टिकुलर साइड में 2 से 9 mm में ही घटके रहेगा, वो सारे जिसे ओवरी है उसके चारों तरफ ऐसे छोटे से आपको दिखेंगे मोतियों की माला की तरह, क्या दिखेंगे, मोतियों की माला की तरह। जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसमें सिस्ट पड़ी है, फॉलिकल था, फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, उस सिस्ट बनी रप्चर में उसका साइज बढ़ता है 9 mm, 1 सेंटीमीटर से नीचे ही है, उतना रहेगी वो यहाँ पे ओवरी के चारों तरफ ऐसे लाइन में इकट्ठे हो गए, इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइड। अल्ट्रासाउंड में फंडिंग कभी कभी मिलेगी जब अगर अल्ट्रासाउंड दिखाएंगे। फिर एंटीमुलेन हार्मोन टेस्ट, ये प्रेगनेंसी की जो मान लो किसी शादी हुई और किसी डायग्नोज हुआ तो प्रेगनेंसी करने तो EMH हम देखते हैं। एंटीमुलेन हार्मोन का काम होता है देखना कि ओवा कितने बन रहे हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, फिर ओवी का फंक्शन कैसा है। आगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये भी हाइपरटेंशन में डिसलिपिडीमिया मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बॉडी के बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओबेसिटी है तो उसमें भी सब बढ़ेगा। एंड्रोजन लेवल टेस्ट कोई आपको जो बताया मैंने, टेस्टोस्टेरोन सब उसी में आता है। मैनेजमेंट, अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या है इसका, कोई बता सकते हैं, डेफिनेट मैनेजमेंट है PCOS का, डॉक्टर कभी कभी डाल देते हैं, आज तो मेटफॉर्मिन जो है मेटफॉर्मिन पे डालें, एक ड्रग है मेटफॉर्मिन। देन इनफर्टिलिटी, अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो गई उसका मैनेजमेंट भी है। इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, ओवम नहीं बना, तो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती है, वो ड्रग जो ओवुलेशन करती है वो दी जाती है, उससे भी नहीं हुआ तो हमारे पास बहुत सारे आजकल तो है IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर वो सब ये सब चीज़ों की बात सक्सेस नहीं होते तो IVF है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंजेक्शन और मेडिकेशन से ओवुलेशन करा के उसका बाहर टेस्ट में भी जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पर फर्टिलाइजेशन करा के बाहर टेस्ट में बनाया फिर इम्प्लांट कर दिया। एक्सेस हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, कॉफी के ट्रीटमेंट मगर अवेलेबल है, जो है नए आने को हम रोक सकते हैं ट्रीटमेंट देके, जो ऑलरेडी है उसकी वजह से बहुत कॉस्मेटिक में बहुत कुछ है, लेजर है, फिर ड्रग्स में हम एंटी मेडिकेशन दे सकते हैं, Piriton है, फिर मेडिसिन मायानिट्रोल है, और ये सब उसी का है। बहुत चीज़ों को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग में लगता है कि हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग देना है ट्रीटमेंट, कोई PCOD की तो इसका अगर इन सबसे भी लगता है कि नहीं आराम मिल रहा तो जो ओवी में सिस्ट बने हैं उसकी ड्रिलिंग करते हैं लेजर से, लैप्रोस्कोपी कर ली, जो वहाँ पे सिस्ट बनी है उसको ड्रिल करके उसका फ्लूइड वहाँ से निकाल देती है, बर्न करके सिर्फ बर्न से जो हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं वो लेवल ठीक हो जाता है, तो वो आएगा सर्जरी लैप्रोस्कोपी से मेडिकेशन जिसमें बर्थ कंट्रोल में बताया, प्रोमेथिन अंडा बनने की दवाई है, एग बनने वाली दवाई, मेटफॉर्मिन से मेडिसिन के लिए फर्टिलिटी हाइजीन, एक ट्रीटमेंट वही है जिससे रेगुलरली प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में क्या है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, कभी PCOS में आजकल
आपका ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब एक एक्सरसाइज में आता है बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, ओबेसिटी घटेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, एंडोजन अपने आप ही नॉर्मल लेवल होने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेगी। वो अपने आप ठीक होने लगेगी। हाँ, खत्म हो जाता है। डाइट में अवॉइड जंक फूड, फास्ट, फ्राइड, पैकेज, प्रोसेस्ड फूड, हाई फाइबर्स लेने हैं। ओट्स, जो भी आपको हाई फाइबर मिलेगा, आप दलिया भी ले सकते हो, चौकर मिला रोटी भी ले सकते हो, फाइबर्स इसमें भी होंगे। फ्रूट्स हो गए, ये प्रोटीन, हेल्दी फैट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड किस तरह की एकदम से खाए ग्लूकोज नहीं बढ़ाया बहुत। वही कहते हैं कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्लूकोज पी लिया और खाने की बहुत गर्मी लगी है, 1 ग्राम किया और तो उसमें ग्लूकोज डाला सीधा पी गए, चीनी डाली पी गए, शरबत बनाया पी गए। कॉम्प्लेक्स लेने उसमें बोलते हैं कि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में कितना वक्त लगता है, तो एकदम से ग्लूकोज बढ़ेगा, जितना इंसुलिन उसको एकदम से बढ़े तो नहीं पचा पाएगी ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। धीमे धीमे होगा तो इंसुलिन उसको एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे चलकर पहुँचा देगा। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड का ये तो बड़ा फैशन है, इसमें टोमेटो है, टर्मरिक है, जितने भी एंटी ऑक्सीडेंट वाले आते हैं ना, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट बहुत जल्दी ऐसा रहती है। तो वही सब चीज़ें तो आने वाली कि हल्दी का दूध पी लो, हल्दी डाल लो, कच्ची हल्दी और ग्रीन टी, ये सब बड़ी चीज़ें आ गई। इसलिए मैंने मतलब एक डाइट पर दे दिया कि फ्राइड फूड अवॉइड करने हैं, हाई सॉल्ट फूड अवॉइड करने हैं, रेड मीट, इसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड कितना पैकेज का। और फ्रूट्स पीसीएस के लिए फ्रूट्स बताए जो अच्छे होते हैं, और जिनको नहीं खाना इसका देखो बहुत सी चीज़ बताई, नहीं खाना, केला नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं, मैंगो नहीं, डेट, वाटरमेलन। हमें बेसिकली डाइट में इंटेक बढ़ाते हैं ना। आपने खाई जैसे बोलते हैं कि जब रोजे होते हैं अगर वो आप दूध खा लो, एक मीठा आपको बॉडी में नहीं देते हैं, लेकिन वैसे ही ज़्यादा हो, जैसे आपने खाया बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा, उतना इंसुलिन उसको नहीं कर पाएगा। जिसमें शुगर हो वो अवॉइड करिए ताकि वो हमारा बढ़े ना, एकदम से ठीक लेना चाहिए। शुगर लेवल। कॉम्प्लेक्स लेने को बोलते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज लाइक बेरीज है, एप्पल है, ग्रेप फ्रूट्स, ऑरेंजेस, पियर, जिसमें एक फ्री वैसे तो कितना मीठा होता है, पाइनएप्पल में खाओगे इतना शुगर, एप्पल में मैंगो में एकदम से शुगर, एकदम ज़्यादा पका हुआ जो केला है वो बहुत मीठा, उसमें शुगर बहुत होती है। अब मेडिकेशन में क्या है, जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डाइटरी और बता दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दिया, एक्सरसाइज मेन तो वही है। लेकिन किसी को अगर मेंटल इरेगुलरिटी है तो उस मेंटल इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए हम लोग OCP हार्मोनल पिल्स देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हार्मोन को बैलेंस करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स वो डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है उस टाइम। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है, उसको दिखता है कि ओबीज बहुत है, उसके ग्लूकोज लेवल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पिगमेंटेशन है, सब कुछ दिख रहा है, तो मेटफॉर्मिन पे डॉक्टर कभी कभी डाल देते हैं कि आज तो मेटफॉर्मिन जो है मेटफॉर्मिन पे डालें, एक ड्रग है मेटफॉर्मिन। देन इनफर्टिलिटी, अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो गई उसका मैनेजमेंट भी है। इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, ओवम नहीं बन रहा, तो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती है, वो ड्रग जो ओवुलेशन करती है तो वो दी जाती है। उससे भी नहीं हुआ तो हमारे पास बहुत सारे आजकल तो है IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर वो सब ये सब चीज़ों की बाद में सक्सेस नहीं मिलते तो IVF है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंजेक्शन और मेडिकेशन से ओवुलेशन करा के उसका बाहर टेस्ट बेबी जिसको बोलते हैं पैकेट टेस्ट है, इसको अब तक फर्टिलाइजेशन करा के बाहर टेस्ट बेबी बनाया, इम्प्लांट कर दिया। एक्सेस केयर को रेगुलरली ईटिंग हेल्दी, मैनेज स्ट्रेस, टेक रेगुलर डाइट। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, टॉपिक है बहुत कॉमन है। जितना अगर इसमें हम अपना डाइट और लाइफस्टाइल एक्टिव कर लेंगे, अच्छा करेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैम 7 डेज से पहले हो जाना पीरियड्स में जो प्रॉब्लम, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ सवाल जवाब हो रहे हैं। आपका पॉपुलेशन देखना पड़ेगा अपने बॉडी का, क्लॉटिंग कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड, कोई रसौली, कोई स्पॉट तो नहीं है, ब्लड की टेस्ट कैसे है, कभी थायराइड इफेक्ट भी पड़ता है, बस इफेक्ट होता है। 6 डेज तक तो नॉर्मल है ना, 6 डेज नॉर्मल 3 भी है, 3 भी है, किसी का शुरू से 3 दिन आया नॉर्मल है, किसी का 2 दिन भी नॉर्मल है, किसी का 5 भी नॉर्मल है, किसी का 6 भी नॉर्मल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है, बहुत क्लॉट्स निकलने लगे या बहुत ही हल्का फ्लो है, वो अपने ऑलिगोमेनोरिया,
ये भी डिजीज है अभी तो मैंने हाइड्रोमेलोरिया डिजीज किसी को नहीं कहता कि सिम्टम्स हैं उसको एक बार थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है टेस्ट करने की जरूरत है चेक कुछ ना निकले तो ठीक है नहीं पीसीओडी अल्ट्रासाउंड पता चल जाएगा पीसीओडी का मतलब कि आपके उसमें सिस्ट पड़ेगी लेकिन सिंड्रोम के लिए तो आपको चापन टेस्ट करने देंगे जिसमें कि आपका एंड्रोजन लेवल आ गया ओवुलेशन आ गया और ये दो अगर है तो ठीक है अगर जल्दी सिंड्रोम तभी बनेगा 2-3 टेस्ट अवेलेबल होगी मतलब वो चीज़ें होगी अगर सिंगल अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है और कुछ नहीं है तो पीसीओडी बोलो हम ये जो रसौली हो गए फाइबर हो गए क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीसीओडी की वजह से भी होती है बॉडी में रसौली है कोई भी ऐसा एक मांस एक छोटा जैसे नॉर्मली कोई गांठ कोई मांस जो होती नहीं है किसी जगह पे जैसे मैंने अभी आपको ओवरी बताया ओवरी में नॉर्मली एक फॉलिकल बढ़ के रप्चर हो रहा है लेकिन हमारे बहुत सारे फॉलिकल एक साइड पे जाकर रुक गए और उसे एक सिस्ट का रूप ले लिया सिस्ट में भी रसौली में 2-3 तरह की हो सकती है एक सॉलिड भी होती है एक पानी पूरी भी होती है तो यूट्रस में भी हो सकती है ओवरी में भी हो सकती है वो अलग विषय देता है यूट्रस में फाइब्रॉइड कहते हैं हाँ फाइब्रॉइड वो अलग मतलब उनका फॉर्मुलेशन जो है उसके रीजंस अलग है अलग तो उसके लिए हमें यूट्रस रिमूव करवानी इसलिए सब में हर यूट्रस निकालने की भी एज होती है ये नहीं है कि आप 20 साल को 25 साल के किसी को निकल के आगे यूट्रस में फाइब्रॉइड है उसके यूट्रस रिमूव करते हैं नहीं क्योंकि उसको एक बेसिक लाइफ जीने के लिए तो बॉडी का फंक्शन चाहिए ना बिहार में जाओ बिहार में उनके 2 बच्चे हो गए 25 साल की उम्र है ये निकाल दिया यूट्रस फिर उसके बाद में जितने लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम बॉडी में होती हैं जैसे यूट्रस चला गया टायर वगैरह ओवरी भी कुछ समय काम कर रही है ओवरी किसने काम कर रही है उस यूट्रस के ऊपर काम कर रही है ना प्रेगनेंसी करने के लिए पीरियड्स करने के लिए आपकी बॉडी में जो ओवरी में हार्मोन्स निकल रहे हैं वो आपकी बॉडी में सॉफ्टनेस देते हैं स्किन पे आपकी टोन को अच्छा रखते हैं एस्ट्रोजन आता है ना वहाँ से एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में लचीलापन देता है आपकी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखता है फ्यूज नहीं होने देता आपकी बॉडी की जो बोन डेंसिटी है उसको अच्छा रखने में हेल्प करता है जहाँ ये हार्मोन चले गए तो बॉडी में सब चेंजेस आ जाएंगे आपकी जॉइंट स्टिफनेस होने लगेगी आपकी स्किन जो है डल होने लगेगी लस्टरलेस होने लगेगी आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी वेट बढ़ने लगेगा तो वो लोग ये जो निकाल देते हैं यूट्रस ओवरी फंक्शन कुछ टाइम बाद करना कम हो जाएगी वो सब सिम्टम लेके यंग एज का है तो यूट्रस निकालने की भी एज बोली गई है 45 से पहले नहीं निकालते अगर बहुत डाय एमरजेंसी नहीं होगी बहुत ऐसी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती और कैंसर है तो कैंसर तो किसी भी एज पे होगा वो वैसे वाला कैंसर जो निकालना ही है वो तो फिर बच्चों में भी निकालना पड़ता है बच्चों में भी बन जाता है कैंसर ओवरी का कैंसर भी छोटे बच्चों में हो जाता है डायग्नोस होता है यूट्रस का कैंसर छोटे बच्चों में जाता है तो निकालना पड़ता है सब कुछ तो वो अलग इतना समय नहीं छोड़ना होता तो कॉमन जो आपको लगता है कि क्योंकि मेडिकल फील्ड तो ऐसी कि अगर छोटे से स्टार्ट करेंगे इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है तो सोच के भी फिर दिमाग अलग चलने लगेगा ना कोई फायदा नहीं किसी जैसे गूगल पे एक चीज़ पढ़ने बैठे वो आपको इतनी सारी नॉलेज दे देगी कि आपको लगेगा कि देश से बड़ी बीमारी कोई नहीं होगी और मोनोपोज के बाद मैम इसका रोल बिल्कुल खत्म हो जाता किसका मोनोपोज के बाद यूट्रस ओवरीज ये सब जीरो रोल हो जाता है हार्मोन को घट जाता है मतलब इस सिस्टम का रोल हमारी हेल्थ के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं फिर वो आपको अपने लाइफस्टाइल से ही फिर हाँ फिर आपको जिससे आपको मेनोपॉज हो गया बॉडी के हार्मोन चले गए अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी हैं जिसमें एक्सटर्नल ये आपको स्क्रीन को जिसको हम दे देते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में क्योंकि क्या है जैसे मेनोपॉज होता है तो बॉडी में हॉट फ्लैशेस स्वेटिंग मूड स्विंग्स अपना लो एस्टीम रहना मन नहीं लगना डिप्रेशन रहना ये सब को ठीक करने से इसमें बहुत ज़्यादा है नाइट स्वेट्स हैं नींद नहीं आ रही तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं HRT जिसको कहते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ही ठीक करते हैं तो वो सब मैनेज हो जाए हाँ आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो जो एस्ट्रोजन कंटेनिंग फ्रूट्स बहुत होते हैं जैसे कि आप इसमें सोया है सोया रिच जो डाइट होती है उसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन वाले बहुत सारे आपको गोले मिल जाएंगे फ्रूट्स होते हैं लाइक बेरीज हैं ये सब आप लोगे एक्सरसाइज करोगे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए क्या करोगे योगा जिम भी नहीं चीज़ होती है तो मसल एट्रॉफी जो होती है कि इसके बाद होने लगती है इसलिए लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं कि मसल हमारी ठीक रहे और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई क्या करेगा
योगा करेगा वो तो जिम नहीं देगा। और ब्रीदिंग के लिए, बॉडी के बाकी फंक्शन ठीक रखने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपका मेडिटेशन चलेगा। तो सारी चीज़ें मिल के आपकी एक बॉडी को मेनोपॉज के बाद फिट रखने में हेल्प करती है। और मोनोपोज ही है ये श्योरिटी अल्ट्रासाउंड में वॉल की थिकनेस से ही पता चलती है। दैट इज द ओनली ना ना ना, मेनोपॉज इससे नहीं चलता। नहीं, मेनोपॉज ऐसे नहीं चलता। मेनोपॉज सबसे पहले 1 साल तक किसी भी फीमेल को पीरियड्स ना आया हो 1 साल तक, तो उसको मेनोपॉज फिर कुछ टेस्ट कराते हैं। एफएसएच एलएच रेशियो ओवरी का काम है उस हार्मोन के अगेंस्ट ओवा बनाना। ओवरी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, उसको टारगेट करने के लिए ऊपर से एलएच निकलते रहेंगे, हमें तो वो हार्मोन चाहिए और वो बढ़ जाएंगे। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे एलएच एफएसएच दोनों ही बढ़ जाएंगे, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो दिखाते हैं कि अब आपको मेनोपॉज हो गया। मैम कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि साल भर पीरियड्स नहीं हुए, फिर क्या अगले महीने में अगले साल हो गए, फिर टेस्ट कराने पड़ता है उसके लिए पहले। देखो अगर हो गया अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए फिर डॉक्टर से टेस्ट करने पड़ते हैं। इसमें भी एज पे डिपेंड करता है। अगर एज आपकी 30-35 साल है, उस वक्त 1 साल तक नहीं आया और उसके बाद आ गया, अलग बात है। लेकिन 45 साल पे बंद हो गया, 48 साल पे बंद हो गया 1 साल, फिर आया, वो टेस्ट करने होते हैं। फिर हम उसमें पैक्समियर करते हैं। पैक्समियर होता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यूट्रस की जो झिल्ली होती है वहाँ से ब्लड एक टेस्ट लेते हैं पैक्समियर। फिर हम करते हैं एंडोमेट्रियल, जो फिटनेस मैंने बताया झिल्ली बड़ी है उसका टेस्ट होता है ईबी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। क्योंकि 1 साल बाद पीरियड्स होने के उस एज पे अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। तो कैंसर वो नेचुरल ब्लीडिंग पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सही में पीरियड बंद हो गए थे, हम टेस्ट कराएंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई आता है तो फिर हम टेस्ट कराते हैं। क्योंकि फीमेल की बॉडी का जो बाहर गड़बड़ दिखती है किसे दिखेगी, पीरियड्स टेस्ट करते हैं, ज़्यादा है, कम है, नहीं हो रहे हैं, या फिर आप 1 साल बाद आए हैं। फीमेल में साइकिल के दौरान हर बार अगर लेग्स में पेन और कमर में पेन वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, वो होता है, कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता। सबकी अपनी बॉडी का अपना एक एडेप्टेबिलिटी उसको या खाना बर्दाश्त वो बहुत सारी चीज़ों का ना बॉडी के ऊपर इफेक्ट किया। बहुत से गलत कलेक्टिव किसी में है, किसी में नहीं है। फिर मोटा जैसे है तो तो पता उसके है मतलब कुछ सीरियस तो नहीं नहीं, उसके लिए अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब लेवल जैसे डिस्मेनोरिया है, हम एंटी स्पार्टल ड्रग्स देते हैं जो कि डिस्मेनोरिया कम करती है, प्रोटीन एम आती है, या आपको पता है कि वोमिटिंग है तो वो ट्रीटमेंट दे देंगे सिम्टोमेटिक। जैसे इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेट तो नहीं, डेफिनेट आपका डाइट और लाइफ स्टाइल ही है। डेफिनेट ट्रीटमेंट में क्या है कि मैम इसका इंसुलिन हटा दो, प्रेगनेंसी करने के लिए दे दो, ऐसे ही। फीवर भी है तो पीसीएम तो देते हैं, क्योंकि जड़ थोड़ी सा अवायर हुआ कि फीवर तो या कोई फीवर आया एकदम से, उसमें टेस्टिंग होती है, आप ड्रग दोगे। मैम ये जो फिब्रोइड्स बनते हैं ये यूट्रस के अंदर बाहर दोनों तरफ बन जाते क्या हैं। फाइब्रॉइड, हाँ हाँ, यूट्रस की सरफेस है ना, ये यूट्रस की सरफेस में यहाँ भी बन सकते हैं, वो यहाँ भी बन सकते हैं। जैसे ये यूट्रस की झिल्ली है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस की कैविटी अंदर और ये बाहर, यहाँ भी वो जो बन रहा है वो यहाँ भी बढ़ सकता है, वो यहाँ भी बढ़ सकता है, वो इसके अंदर भी बढ़ सकता है। तो इसका लास्ट ट्रीटमेंट ऑपरेट ही होता है। साइज पे डिपेंड करता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। किसी को 2 सेंटीमीटर का पड़ा है और तो कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे हम। किसी को 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो गया और या इतना सा मेरी बहुत ब्लीडिंग है कि हमारे मैनेजमेंट के बाद मेडिकल मैनेजमेंट के बाद ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे उसका, फिर निकाल। फिर निकाल वो तो बहुत बड़ा एक बात सब्जेक्ट है, फिर इसमें मायोमेट्री है, नहीं, लेकिन अलग निकालना अलग। जैसे मैं अपने क्लाइंट का ही कह रहा हूँ तो उनके साथ क्या होता है कि बिल्कुल फिट बढ़िया चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बाहर कुछ खा लिया तो तुरंत उनका स्टमक में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या पीरियड स्टार्ट है, हाँ दर्द स्टार्ट हो जाता है हैवी, वो अलग है, वो अलग चीज़। उनको इन्फेक्शन चल रहा है जीआईटी का, उनको बोलो बाहर जो खाया हुआ है ना और ये हो रहा है बाहर नहीं। अब उसमें भी डिपेंड करते हैं, गैस्ट्राइटिस का पेन है कि वो आपका जो गट में प्रॉब्लम हुई है उसका पेन है। अब जो गैस्ट्राइटिस का पेन है वो तो यहाँ होगा ऊपर अम्ब्लाइकस के ऊपर, रिब्स के नीचे बीच में स्पेस में, और गट का पेन है वो अम्ब्लाइकस के आसपास होगा। और खाना खाते ही मतलब एकदम पेट में बहुत क्वालिटी पेन, वॉशरूम जाना, ये सब जाना स्टार्ट हो जाए तो वो या तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या वो ऐसा ले लेंगे जो बहुत फैट है, चीज़ है, या किसी फूड से एलर्जी है, या फिर इन्फेक्शन है बॉडी में, जिसके लिए उनको लॉन्ग टर्म एक कोर्स करने जो होता है एंटीबायोटिक या कोवाइड।
ये IBS के भी सिम्टम हो सकते हैं। IBS के भी बता रहे ना, लेकिन IBS को अगर वो सिर्फ फूड बाहर का खाने के इनको कभी कभार होगा, IBS हमेशा रहेगा। कोई टेंशन की सिचुएशन आई, एकदम से कोई स्ट्रेस आया, उसको वॉशरूम जाने का लग गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, वो स्ट्रेस पड़ा था, तो एकदम से बाउल इरिटेट हो गई, उसको जाना है वॉशरूम। लेकिन क्या बाहर जाते हैं, बाहर खाने से तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम बात है। कोई लंबा उनकी बॉडी में इन्फेक्शन रह गया, उनको बोलो स्कूल होगा, उसका कल्चर करा कल्चर करा लिया, कुछ नहीं आया, तो उनको बोलो फिर खाना पड़ेगा। कई बार डाटा नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कई बार डाटा नहीं वाली है, कल वही पढ़ा है मैम। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बड़ा कुछ नहीं है। मैम ये भी कहते हैं जैसे पीरियड के टाइम में डेज में हमें मतलब जो फूड होता है वो हमें प्रॉपर लेना चाहिए तीनों टाइम, ये कंपलसरी होते हैं या नॉर्मल रह सकते हैं? देखो वैसे तो जो फूड है वो तीनों टाइम, तो जो तीनों टाइम भी नहीं कहता, आयुर्वेद का योगा तो कोई टाइम कहता है। आप जो भी फूड ले रहे हो बेसिकली कहते हैं पेन कम होता है जैसे खाना पड़ने से नहीं पूरा जगह से आता है। बहुत से मिथ है और बहुत सारे आपके पुरानी आयुर्वेदा या किसी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट तो हमेशा से अच्छी होती है। फीड डाइट इसलिए बोलते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आयरन रिच फूड, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन अच्छा मिले, तो आपकी बॉडी को भी अच्छा रहेगा। हेल्दी फूड्स नहीं लेने चाहिए, हाँ, क्योंकि ये जो ग्लूकोज क्रेविंग फूड होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हेल्दी तो हमेशा से अच्छा है, और वैसे तो हेल्दी हमेशा ही खाना चाहिए। कभी कभी अवॉइड कर देते हैं ना हम, तो अवॉइड करना और जैसे अभी PCOS आपको पता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है 12 साल से 45-50 तक। इससे पहले और बाद में सेफ है कि वो PCOS नहीं होगा। लेकिन ना कोई बच्चा पहले से ही ओबीज है, घर में उसकी ओबेसिटी है और घर में ही डायबिटीज़ है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है, उसमें चांसेस ओबेसिटी के सब रहेंगे, तो PCOS में चांसेस रहेंगे। उसको भी ऐसे बच्चों को पहले से ही अपना हेल्दी लाइफ से पहले से ही घुसना पड़ेगा, तो फैमिली ऐसी हिस्ट्री है। और 45 के बाद भी अगर वजन बढ़ गया, हार्मोन चेंजेस हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो PCOS आ सकता है। लेकिन PCOS तो पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेगनेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये हो जाएगा। लेकिन ओबेसिटी तो अपने आप में हमेशा से ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते बहुत डायबिटीज उसके चलते, हाइपरटेंशन उसके चलते, डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल उसके चलते, हार्ट अटैक उसके चलते, हार्ट डिजीज उसके, स्ट्रोक उसके चलते, तो सबको ओबेसिटी है। वजन कम है, वजन तो ठीक है, बताया जाए एक क्लाइंट है मतलब अभी है इस 21 ईयर्स की, लेकिन लास्ट है 3-4 सालों से उसका ये लिया है कि 3-4 महीने में नहीं हो गई, मेडिसिन लिया, मुझे वेट बहुत अच्छा खासा है भी, हाँ मुझे वजन बनाना चाहिए, मेरे को वही है वेट अच्छा खासा है, हाइट भी अच्छी है, वेट जो है मेरे को वेट बनाना पड़ेगा, कोई उसी की सारी प्रॉब्लम है। तो बच्चे आजकल वर्कआउट इन सब चीज़ों में ले रहे, लेजीनेस है, तभी तो बढ़िया ना ये सब। PCOS क्यों हुआ? मैं मुझे PCOS आ गया, PCOS आ गया, PCOS क्यों? लाइफस्टाइल अब पतला भी हो सकता है, PCOS मतलब ऐसे ही मोटा मिलेगा आपको, तो पतला भी हो सकता है। लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल का फर्क तो है ना, क्योंकि एग्जिट प्रॉब्लम किसी को नहीं पता। बड़ी चीज़ों को उसके साथ तो रेगुलर में बैठी हुई एक चीज़ उठ के लेके भी नहीं पड़ा ऐसी बात। अभी तो 20-21 साल की एज है, और जब प्रेगनेंसी होगी तो डायबिटीज इसको होना है, BP इसको होना है, सब कुछ इसको होना है। और ऐसे में प्रेगनेंसी हो जाए बहुत बड़ी बात है, मिसकैरेज उसके बाद हो जाते हैं, प्रीटर्म उसके बाद हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन उसके बाद। तो इससे पहले प्रेगनेंसी करने से पहले अपने वजन को पहले 3 महीने कंट्रोल करो, जब कंट्रोल हो जाए वेट चीज़ें कंट्रोल, तब जाके प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अब हमारे पास ही कितने आते हैं जिनको डॉक्टर PCOD की वजह से बोले कंसीव नहीं होगा, तो 2 महीने मुश्किल से क्लास करते हैं, क्लास करने के साथ उनको वही है ना, मेन तो वही डाइट लाइफस्टाइल बॉडी बेटर कुछ भी नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम फोटो रुक जाओ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तो आज ही फैशन में आए हैं आजकल की, वाइट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। गाँव में क्या होता था? गाँव में क्या होता था? गांव में यही सबसे ज़्यादा होता था। गाँव में I guess not because of synthetic things, ना? गाँव में ओरिजिनल मैं समझना चाहती हूँ, आजकल तो फैशन में आया कि वाइट शुगर नहीं, वाइट ब्रेड नहीं, मैदा नहीं, मैं तो सिंपल से एक बात पूछती हूँ, गाँव के लोग
अच्छा खाते थे, अच्छा खाने में दूध भी लेते थे, मक्खन भी लेते थे, घी भी लेते थे, लेकिन काम बहुत करते थे। जो वो काम करते थे उसमें उनका सब डाइजेस्ट हो जाता था। आज के बच्चे काम नहीं करेंगे तो वो वाइट लें, प्रोडक्ट लें, मिल्क लें, तो अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो स्पेशली पीरियड्स के टाइम अब हमारे पेशेंट से के आते हैं, ठीक है, ऑपरेशन किया हमने, उनके घर वाले बोलते थे कि पानी नहीं देना, पीरियड के बाद पानी नहीं देना, डाइट नहीं देनी। अब पानी नहीं देंगे तो बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड है, फीड में मैक्सिमम तो वाटर है, अब पानी नहीं, वाटर कहाँ से आएगा, वो बनेगा नहीं, पेशेंट वैसे डिहाइड्रेट पड़ी रहेगी। वहाँ खाना भी तो अंदर तो दाल और रोटी ही कहते हैं कि इसको पानी में डाल के रोटी रोटी खाते रहो। बात है दाल रोटी से नहीं, बात है कि ऐसा डाइजेशन वाला फूड जो मदर के लिए भी हैवी ना हो, क्योंकि वही ब्रेस्ट मिल्क में भी आता है जो बच्चे के लिए भी हैवी ना हो, लेकिन हेल्दी हो, बैलेंस हो। बहुत सारे मिथ कहते हैं कि जिसका साइंटिफिक वो नहीं हम नहीं रोकते, जैसे पूरा खाओ, बैलेंस खाओ, उसमें पनीर भी लो, थोड़ा सा बटर भी लो, दाल भी लो, लेकिन ठीक है जो डाइजेशन वाली डाइजेशन है वो लो, रोटी भी लो। अब ये नहीं कि आप छोले ले ली सबसे हैवी, आपका उसको काम नहीं कुछ करे ना। जब आपका बेबी हुआ है आप काम क्या करें, आप सिर्फ लेटे हो फिर करा दो तो आपका डाइजेशन नहीं होगा ना। आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसका डाइजेशन नहीं होगा तो उसको डाइजेशन होने में घंटों लग जाएंगे। बच्चे को भी प्रॉब्लम, आपको भी गैस प्रोटीन सब ऐसे बोलते हैं कि हल्की चीज़ें खाओ, लेकिन पानी हम नहीं रोकते। अब वो लेकिन गाँव पुराने लोग रोकते हैं, वो कहते हैं ये भी नहीं लो, टाँके लगे दूध भी मत बस पियो। बन जाती है ऐसा। हम नहीं कहते ऐसा, बहुत सारे डॉक्टर ऐसा नहीं कहते, डॉक्टर से चीज़ों को कमी पूछने प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को डायबिटीज़ हो, आफ्टर उसके बच्चे में वो चीज़ हमें चेक कराना जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक कोई चीज़ें जल्दी होने के चांसेस है। देखो अगर मदर को है वो देखिए होती है, एक होती है जेनेटिक वो मदर को बहुत पहले से थी, केवल प्रेगनेंसी में नहीं हुई। एक होती है प्रेगनेंसी में हो गई जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो उस टाइम उसके फैक्टर्स ऐसे थे कि मोटी थी, जब मोटापा था तो बहुत शुगर खा लिया, इसलिए उसको नहीं बचा पाया, तो उसको जब शुगर हुई जेस्टेशनल डायबिटीज़ के दोनों में फ़र्क है। अगर जेनेटिक वाला वो है जेनेटिक वाला तो बच्चे में होने के चांस पूरे रहेंगे, उसका भी एक ही चीज़ चलेगी। तो फिर उसको पर्टिकुलर एक एज वाइज देखें कि हमें अर्ली एज में चेक कराना चाहिए। अगर मदर को जेनेटिक था तो आप अर्ली एज में चेक कराओगे, लेकिन अगर वो मदर को उस वक्त हुआ प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे में ध्यान बस ये रहना चाहिए, जैसे आज बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा, जैसे चबी एकदम बहुत लाया खूब नखा खूब नहीं गया और बच्चे बचपन में मोटा हो गया, तो वो जो बच्चा बचपन में मोटा हुआ वो आगे जाके भी टेंडेंसी रहेगी कि वो कभी भी जब ऐसा फूड लेगा वो मोटा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बैलेंस तो बच्चों की वो पहले से पहले प्रोसेस फूड खाने लगे या उनको पीजा उसे खाने दिया, वो बच्चे शुरू में इतने हेल्दी हो गए, आज तक बच्चे बहुत हैं टाइप अब से ये इंसुलिन लगे गेस्टेशनल डाइट वाले होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पीसीओडी था, फिर डाइट मैनेजमेंट एंड ऑल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट में ऐसे लगे थे कि अब तुम कंसीव नहीं कर सकते, बट विद इन 3 months मैंने डाइट लिया और करा एंड डेफिनेट मैंने नो प्लानिंग भी नहीं थी कुछ भी और मैंने कंसीव कर लिया लाइफ मॉडल एंड मेरी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल सही रही एंड इवन मैंने अपने बच्चे की भी शुगर टेस्ट करवाई डायबिटीज उन्होंने चेक करी और अभी भी वो मतलब ऐसा नहीं है बहुत चौकी वही ना मोटापा अपने आप में उसका डिजीज की जड़ है। आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग ना। जहाँ पीरियड्स की रेगुलरिटी, तो अगर वेट करनी बढ़ जाए किसी का या ज़्यादा है तो सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करो, बाकी फिर उसके बाद इसमें ये है जैसे आपने बताया कि वो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है अगर ये चीज़ के लिए तो आप वेट बढ़ रहा है तो पहले वेट को कम करो। सेम शुगर अगर है तो पहले शुगर को मेंटेन करो तब कंसीव करने का काम, क्योंकि अगर आपको ये जेनेटिक वाली डाइट छोड़िए, गर्भ संस्कार में यही सारी चीज़ें आती हैं कि आप पहले अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्स कर लो फिर कंसीव करो। आप जब देखा होगा कोई किसान होता है क्या करता है, जब खेत है कोई खेती करनी है तो क्या करता है, अपने खेतों को तैयार करता है, अच्छा बीज सेलेक्ट करता है, उसके बाद उसमें बीज सेलेक्ट बीज डालेगा, खाद देगा, उसका ध्यान रखेगा, तब एक अच्छी फसल तैयार होती है। वही प्रेगनेंसी है, प्लस लाइक ऑफ एक आपका कि आपको उसको पहले अच्छे से तैयार करना है, आपकी ओवर की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। जैसे मैंने ने जो बोला गर्भ संस्कार ये शुरू के 3 महीने 4 महीने का साइकिल होता है, तो वो तो फिक्स हो गया। स्पर्म का जो साइकिल है, जो कोई सिगरेट है, अल्कोहल है, कोई
नशा है, कोई एडिक्शन है, कोई और चीज़ें हैं, वो सब ठीक की जाए, डायबिटीज़ है, शुगर है, सब ठीक करने के बाद फिर आगे चलते हैं। वही काफ़ी